उत्तर प्रदेश में लगातार शिक्षा के लिए जो आपने दिशा दी कि शिक्षा की दिशा में बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। फैक्टर कहीं ना कहीं एक बेरोजगारी जो फैक्टर है वो यहीं से निकलता है, शिक्षा फिर बेरोजगारी। इसको लेकर कोई आपका, क्योंकि आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, मीटिंग्स आपकी भी होती हैं, सरकार के हिस्से हैं आप, तो कोई इस पर चर्चा कि हम बेरोजगारी को कैसे कम करें, या बेरोजगारों के लिए, जो बेरोजगार हैं उनके लिए कुछ नई चीजें लाना, उस दिशा में कहाँ काम हो रहा है? मैं अपने विभाग की बात करूंगा। जब हम नए विश्वविद्यालय खोल रहे हैं तो वहाँ पर टीचर भी चाहिए, वहाँ पर क्लास 4 तक के कर्मचारी भी चाहिए, यानी शिक्षणेतर कर्मचारी भी चाहिए, रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। जब वो विश्वविद्यालय खुलता है तो हॉस्टल भी बनते हैं, हॉस्टल में जितनी आवश्यकता होती है वो रोजगार उपलब्ध होते हैं, उसके अवसर उस क्षेत्र को मिलते हैं। आसपास सराउंडिंग में विश्वविद्यालय खुलने से जो भी आवश्यक, इवन एक रिक्शे वाला, एक चाय वाला, उसको भी अवसर मिलता है रोजगार का। तो इतने सारे विश्वविद्यालय जो हम कह रहे हैं, हम अंतिम छोर पर ले जाना चाह रहे हैं। हर जिले में विश्वविद्यालय, और सरकारी हर मंडल पे हो गए। लगभग 10 निजी विश्वविद्यालय को LOI और LOP मिल चुकी हैं, और LOI के लिए अभी 8-10 और तैयार हैं। तो जब इतने विश्वविद्यालय खुलेंगे तो रोजगार के अवसर मिलेंगे। और इसी तरह जो अल्पसंख्यक कॉलेज थे उनमें रुकी हुई थी बहुत दिनों से अपॉइंटमेंट्स, वो शुरू हो गए हैं। तीसरा, नया शिक्षा आयोग का गठन हो रहा है। उस शिक्षा आयोग के गठन में पारदर्शिता होगी और जितनी भी वैकेंसी हो सकती हैं यथासंभव उनके इंटरव्यू होंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। अच्छा मिस्टर उपाध्याय जी, क्योंकि हम शिक्षा की बात करें, असीजा जी से भी मेरा सवाल रहेगा, लेकिन वो स्वास्थ्य संबंधित सवाल रहेगा। सबसे पहले हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण का नारा बुलंद किया जा रहा है। उस दिशा में बेटियों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए क्या कुछ उच्चतम कदम आपके द्वारा उठाए जा रहे हैं? कन्या विश्वविद्यालय खोलने की एक नई प्लानिंग है कि एक एक्सक्लूसिवली कन्या विश्वविद्यालय खोले। दूसरा, कन्या महाविद्यालय खुलते हैं, चूंकि हायर एजुकेशन के वो खुल रहे हैं, और उनको अवसर प्रदान करने के लिए इंसेंटिव्स भी हैं, वो दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। सरकारी स्कूलों की जो पहले सवाल कहें आरोप लगते रहे, भाजपा जब सरकार में नहीं थी तो भाजपा ने आरोप लगाए, या जो सत्ताधीन पार्टी थी उस पर आरोप लगाए कि यहाँ की स्कूली व्यवस्था जो है ना उस हद तक नहीं है। उत्तर प्रदेश में स्कूल तो हैं, स्कूल आपके पास भी बहुत सारे स्कूल हैं, बट व्यवस्थाएं वो नहीं है। तो सरकारी स्कूलों के लिए जो सरकारी आपके कॉलेजेस हैं, इनके यहाँ व्यवस्था अभी भी उतनी ही व्यवस्था लचर है जो पहले थी, या हमने सुधार की तरफ कोई काम किया है वहाँ? जितने भी नए सरकारी महाविद्यालय खुले हैं उन सबको यूनिवर्सिटी से जोड़ दिया है। अब हर सरकारी यूनिवर्सिटी उनका संचालन करेगी और संचालन कर रही है, अच्छे ढंग से हो रहा है। उनको नई फैकल्टी वहाँ पर आए, नए डिपार्टमेंट्स खुले, इसके लिए भी जो उनकी डिमांड है वो पूरी की जा रही है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि शिक्षा का स्तर माननीय योगी जी के नेतृत्व में अच्छा हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। नेशनल टेलीविजन पर हैं आप, एक घोषणा या जो आपके दिमाग में पाइपलाइन में कोई ऐसी घोषणा चल रही हो, उसका थोड़ा सा आप यहाँ बताना चाहेंगे कि हम ये करने वाले हैं, कुछ ऐसा होगा जो बिल्कुल पलट देगा, उलट देगा, ऐसी कोई योजना आपके पाइपलाइन में है या फिर करने वाले हैं या होगी नेशनल टेलीविजन पे? जब पूरी तरह परीक्षाएं भी टेक्नोलॉजी से जुड़ जाएंगी, वो करने जा रहे हैं हम लोग कि परीक्षाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ना, जब जुड़ जाएगी तो नकल विहीन उत्तर प्रदेश की शिक्षा हो जाएगी, और वो करने जा रहे हैं हम बड़ी जल्दी। क्या बात है, मतलब टेक्नोलॉजी से शिक्षा का एक नया आयाम, परीक्षा का एक नया आयाम लिखेगा उत्तर प्रदेश। जी साक्षी, कुछ आपका सवाल? अच्छा, अभी योगेंद्र जी से सवाल किया गया जिसमें आपने कोरिलेट किया शिक्षा को और बेरोजगारी को। अभी संसद में सुरक्षा का चूक का मामला गरमा रहा है। इस बीच राहुल गांधी ने इस मुद्दे से हटके इसको जस्टिफाई, एक तरीके से मैं कहूंगी, मेरा मानना है, करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि क्योंकि बेरोजगारी की वजह से और महंगाई की वजह से ये सब युवा बेरोजगार है, इसलिए ये ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। इसके ऊपर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, जो लोग किसी भी अपराध को मनोविज्ञान से जोड़ते हैं वो अपराध की कमी नहीं कर रहे हैं, अपराधियों को और अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। एक हमारे पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था बलात्कारियों के लिए कि नौजवानों से तो ऐसी गलती हो ही जाती है। शिक्षा को, मतलब अपराध को मनोविज्ञान से जोड़ना। एक ने सदन के अंदर कहा था, पिछली सरकार में मैं भी विधायक था और असीजा जी विधायक थे, लूट हुई थी लखनऊ के अंदर, बोले वो बेरोजगार थे इसलिए लूट ले ली, कर दी होगी उन्होंने।
तो किसी भी अपराध को मनोविज्ञान से न जोड़ें। अपराध अपराधी करता है, अपराधी मानसिकता का व्यक्ति करता है। और इसी के साथ में, क्योंकि मिस्टर असीजा भी लगातार हमारे साथ बने हुए, तीसरा पैनल है आपका, आप भी लगातार बने हुए हैं, सवाल खत्म नहीं हो रहे आप हैं। इनकी जिम्मेदारी बढ़ती भी है, हाँ, क्योंकि आप बिल्कुल। फिरोजाबाद से ही विधायक हैं, इनकी जवाबदेही ज्यादा बनती है। और लोकप्रियता भी काफी ज्यादा है, सबसे पहला सवाल ही उससे जुड़ा हुआ था, मंत्री जी इसलिए तो पूरा सवाल भी प्रदेश का ज्यादा है। बताएंगे, आपसे फोकस सवाल तो आपसे ही होंगे कि फिरोजा, बस अभी हम कर रहे हैं। हाँ, और साक्षी जी। असीजा जी से मेरा सवाल रहेगा, स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर लगातार फिरोजाबाद में सवाल खड़े होते रहे हैं। हालांकि काम आपके द्वारा कई सारा किया गया, लेकिन फिर भी ये कहां पर चूक है? देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं जो है बड़ी संवेदनशील सेवाएं हैं। अब संकट में उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उसके आधार पर हमें आकलन करना चाहिए। जब कोरोना की महामारी थी तो मैं बड़े ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूँ कि हमारे फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में ना तो ऑक्सीजन की कमी थी, ना रेमडेसिविर की कमी थी, ना दवाओं की कमी थी। और उत्तर प्रदेश में सबसे पहला उस समय जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा था तो फिरोजाबाद में ही लगा था। दूसरा, मैं एक बात और बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ, विनम्रता के साथ, पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक निशुल्क डायलिसिस की 21 मशीनें अगर कहीं चल रही हैं तो फिरोजाबाद में चल रही हैं। माननीय हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में आगरा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक लगभग पूरा होने की स्थिति में है। तो आने वाले समय में ईश्वर ना करे किसी को कष्ट हो, लेकिन बड़े पैमाने पर आगरा मेडिकल कॉलेज में किडनी के, लीवर के और हार्ट के जो बहुत संवेदनशील बीमारियां हैं उनका भी उपचार होगा। एक बात का मैं कहने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे अनुमति मिल रही है माननीय मंत्री जी से, मुझे उम्मीद है वो अन्यथा नहीं लेंगे। होता क्या है कि जब आदमी काम में घिरा होता है ना, उसे खुद ही नहीं पता होता मैंने कितना काम कर लिया। मैं ये योगेंद्र जी के लिए कह रहा हूं, किसी की तो मैं क्या बात करूं। इस आगरा विश्वविद्यालय की, जो भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से है, इसका रिजल्ट 5-5 साल पीछे चल रहा था। सारे सत्र अनियमित थे, बच्चों को डिग्रियां मार्कशीट नहीं मिलती थी। अब मैं तो नहीं समझ पाया, मैंने विधानसभा में बहुत लड़ाई लड़ी, माननीय योगेंद्र जी ने भी लड़ी, लेकिन जब से ये उच्च शिक्षा मंत्री बने मुझे आगरा विश्वविद्यालय के बच्चों की शिकायत नहीं आती, उनका समय पर रिजल्ट, उनकी मार्कशीट। तो ये अब ये इनकी शराफत है कि ये अभी उसे कहने में, शायद भारतवर्ष में इससे बड़ा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लैपटॉप और टैबलेट वितरण का कार्यक्रम जो माननीय योगी जी के नेतृत्व में चल रहा है, लेकिन माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी के भी नेतृत्व में चल रहा है। मैं सदन से चाहता हूं कि इनका उत्साह इस हिसाब से बढ़ना चाहिए। तो है क्या कि करने वाले की सारी, मेरे से भी जब आपने काम पूछे थे तो मैं तो बगल में नाश्ता देख के काम ही भूल गया। मैं बहुत देर से सोच रहा था कि अगर ये लाइव चैनल है तो मैं स्वस्थ हास्य प्रयास का रिस्क उठाऊं। और ये जरूरी है, चर्चा का रस वही आता है जहां पर चर्चा हर तरीके की। हालांकि मेरा भूगोल ऐसा है कि मुझे नाश्ते के प्रति अनुराग दिखाना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने दिखा दिया क्योंकि बहुत देर से चर्चा एकेडमिक हो रही है। हाँ। तो मैं एक बात और कहकर फिर माननीय मंत्री जी की तरफ माइक छोड़ूंगा। आप दोनों एंकर्स की जो विषयों पर पकड़ है और उसकी स्पीड में देखता हूँ, उसको उसकी जो लय है, तो मैं बहुत देर से देख रहा था, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं आप दोनों की तारीफ करूं। मैं कभी इतने देर बैठा नहीं हूं यहाँ पर, आज बैठा क्योंकि माननीय मंत्री जी का मुझे इंतजार भी था और उनसे मिलने का मन भी करता है। एक बार सदन से चाहता हूं आप दोनों के लिए भी हो जाए। धन्यवाद। मंत्री जी, एक फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल बात कर ली हमने, शिक्षा के बहुत अच्छा काम हो रहा है जैसा कि आपने बताया, और मैं चाहूंगा कि इसको ग्राउंड पर हमारी टीम जो पूरे उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा पर है वो उसको चेक भी करेगी, और हम एक कुछ फ्रूटफुल रिपोर्ट भी आपको देंगे कि हम आपने जो कहा वो काम उतना ही हो रहा है या कुछ कम है या कुछ ज़्यादा है।
क्योंकि मंच राजनीतिक नहीं है ये, यूपी के मन की बात हो रही है, वो भी फिरोजाबाद से, फिरोजाबाद के विकास की बात हो रही है। लेकिन फिर भी जाने अनजाने हम राजनीति में पहुंच ही जाते हैं। एक आरोप बहुत संगीन लगाया जाता है आपकी सरकार पर कि आपकी सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जो जैसे आप कह लीजिए कि मंदिर का मुद्दा हमारे पास होता है, भावनाएं कहीं ना कहीं, ये तुष्टीकरण की भावना क्यों आई, कहां से आई, ये मेरा जानने का वो है। मेरे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुष्टीकरण की राजनीति कहाँ। तुष्टीकरण की राजनीति वो होती है जिनका हक ना हो उनको हक दिया जाए। हमारे एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का बनता है। भाई सबका बनता है, इसमें तुष्टीकरण क्यों? मेरे नेता ने जितनी भी योजनाएं दी हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, जितनी भी योजनाएं हैं बिना किसी भेदभाव के जनता तक पहुंच रही हैं, बिना किसी सिफारिश के पहुंच रही हैं। इसमें तुष्टीकरण कहाँ है? जहाँ तक राम मंदिर का विषय है, राम मंदिर इस देश की अस्मिता का प्रश्न था, राम मंदिर इस देश के आस्था का प्रश्न था, और उस जहाँ राम ने जन्म लिया हम मंदिर वहीं बनाएंगे, ये हमारा संकल्प था। संकल्प के विकल्प नहीं होते, उस संकल्प को पूरा किया जा रहा है, इसलिए वो तुष्टीकरण नहीं है। राष्ट्र की भावनाओं के प्रतीक को हम पूरा कर रहे हैं, उसे तुष्टीकरण कहना गलत है। तुष्टीकरण तो वो होता कि यदि हम किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर कहते मस्जिद बनाओ क्योंकि मुसलमानों को हमें वोट चाहिए। हम तो अगर मुसलमान नाराज होता है अस्मिता की बात पर तो नाराज होता रहे, इस देश के राष्ट्रवाद पर नाराज होता है तो होता रहे। हमें इस बात, हमने कभी नहीं कहा कि आतंकवादियों को संरक्षण दिया हो, आतंकवाद को संरक्षण दिया हो, इस देश की राजनीति ने दिया, वो तुष्टीकरण है। क्या बात। एक फाइनल कमेंट चाहूंगा, मैसेज 2024 चुनाव नजदीक है, योगेंद्र उपाध्याय का क्या मैसेज है लोगों के लिए, क्योंकि आप नेशनल टेलीविजन पर हैं। देखिए, मोदी जी और योगी जी ने बदलाव पूरे प्रदेश में योगी जी ने किया है, पूरे देश में मोदी जी ने किया है। आज देश का स्वाभिमान सम्मान, देशवासियों के स्वाभिमान सम्मान को आसमान पर पहुंचाया है मोदी जी ने, और चंद्रमा सूरज से लेकर नीचे समुद्र के तले तक विकास के नाम पर हिंदुस्तान आगे बढ़ा है। अब विकसित भारत की कल्पना को लेकर जो उन्होंने आह्वान किया है, उस आह्वान को अपने से जोड़ें, जनता जुड़ेगी तो ये काम जल्दी होगा। और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारत विकसित राष्ट्र बने, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुनः मोदी, पुनः मोदी, पुनः मोदी। क्या बात। अशीरा जी, आपका मैसेज फिरोजाबाद के लिए। फिरोजाबाद इस राजनीतिक महायज्ञ के बीच में अपनी भूमिका सुनिश्चित करेगा। 24 के चुनाव में फिरोजाबाद से एक बार फिर माननीय मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए यहाँ से हम सब लोग मिलकर आपस में सहयोग करके सांसद पहुँचाएंगे, और इसके बाद देश की विकास यात्रा और प्रदेश की विकास यात्रा में फिरोजाबाद हमेशा की तरह राजनीतिक दौर दौरे की उलटबांसियों से दूर एकजुट होकर, एक फिरोजाबाद होकर, एक सुहागनगरी होकर, एक चंद्रनगर होकर विकास की नई गाथा गढ़े।